नमस्कार। हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नियति रावत और आज है 23 जुलाई। आज का दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी विचारक और जन जागरण के अग्रदूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनके सैद्धांतिक योगदान पर चर्चा करेंगे। 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे तिलक के भारतीय राजनीति में प्रभाव को समझने के लिए हमें 19वीं शताब्दी के अंत के भारतीय राष्ट्रवाद को समझना होगा। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मुख्यतः उदारवादी नेताओं का प्रभाव था, जो संवैधानिक सुधारों, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों और क्रमिक बातचीत की नीति पर चलते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तिलक के आगमन से इस व्यवस्था में एक संरचनात्मक बदलाव देखा गया। कांग्रेस के भीतर वे उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने लगे। राजनीतिक उग्रवाद के जरिए तिलक ने संवैधानिक याचिकाओं की नीति को भिक्षावृत्ति कहकर उसकी आलोचना की। वे राजनीति को केवल नेताओं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, तो उन्होंने राजनीति को एक सीमित अभिजात वर्ग के दायरे से निकालकर एक व्यापक जन राजनीति के रूप में स्थापित किया। दरअसल उनके राजनीतिक उग्रवाद का अर्थ जन दबाव, आत्मनिर्भरता और असहमति की अभिव्यक्ति पर आधारित एक राजनीतिक प्रतिरोध था। उस दौर की राजनीति के इस स्वरूप को बदलने के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के प्रति जन सामान्य की उदासीनता को बहुत करीबी से देखा और समझा कि औपनिवेशिक शासन के प्रति जनसामान्य की निष्क्रियता का मुख्य कारण राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। उनका मानना था कि इस चेतना को संस्थागत माध्यमों से ही विकसित किया जा सकता है। उनके सामने इसका एकमात्र मार्ग संस्थागत शिक्षा थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने गोपाल गणेश आगरकर और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके तहत बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई। संस्थागत शिक्षा के साथ साथ जन चेतना के प्रसार के लिए उन्होंने पत्रकारिता को माध्यम बनाया। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन और संपादन शुरू किया। इन पत्रों के जरिए उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों की गहन समीक्षा व आलोचना की। 1897 में प्लेग महामारी के दौरान सरकारी नीतियों की आलोचना के कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और कारावास की सजा दी गई। इस घटना ने जन सामान्य में उनकी राजनीतिक स्वीकृति को बढ़ाया और लोकमान्य यानी कि जनता द्वारा स्वीकृत नेता की उपाधि उनको मिली। जब हम अकादमिक दृष्टि से तिलक के विचारों को समझते हैं तो एक दिलचस्प समन्वय नजर आता है। एक तरफ उन पर जॉन स्टुअर्ट मिल, मैगजीनी और एडमंड बर्ग जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स का प्रभाव था। दूसरी ही ओर उन्होंने अपनी राजनीतिक रणनीति को स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। इस दृष्टिकोण को सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद भी कहा जाता है। इसका अर्थ अतीत के अंधानुकरण से नहीं है, बल्कि जन संगठन के लिए सांस्कृतिक प्रतीकों का रणनीतिक उपयोग से है। तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को एक सार्वजनिक रूप दिया और पारंपरिक सामाजिक आयोजनों को राजनीतिक एकजुटता के मंच में बदल दिया। वे एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ थे, तो उनको यह समझ थी कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है। हालांकि एकेडमिक सर्कल्स में इस रणनीति की आलोचना भी हुई है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के इस अत्यधिक उपयोग ने अनजाने में राष्ट्रीय आंदोलन को एक धार्मिक ध्रुवीकरण, रिलीजियस पोलराइजेशन को जन्म दिया। इसके कारण गैर हिंदू समुदायों में अलगाव की भावना पनपी और भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप बहुसांस्कृतिक होने के बावजूद मुख्य रूप से बहुसंख्यकवादी भी होने लगा। 1905 की बात करें तो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने के लिए एक 4 सूत्रीय कार्यक्रम प्रतिपादित किया: स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वराज की अगर हम बात करें तो तिलक के लिए स्वराज्य केवल एक राजनीतिक मांग मात्र नहीं था, बल्कि एक
प्राकृतिक और नैतिक अधिकार था, जहां आंतरिक शासन की शक्ति विदेशी नौकरशाही के बजाय भारतीय जनता के हाथों में हो। यह उनके प्रसिद्ध उद्घोष स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा में साफ नजर आता है। स्वदेशी और बहिष्कार की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्वदेशी को आर्थिक स्वावलंबन और बहिष्कार को औपनिवेशिक शासन की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार के रूप में प्रस्तुत किया। यही वैचारिक ढांचा आगे चलकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का आधार बना। 1908 में पुनः राजद्रोह के आरोप में उनको 6 वर्ष की लंबी सजा हुई, जो बर्मा के मैंडले जेल में उनको बितानी पड़ी। तब उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य की रचना करी। इस ग्रंथ में उन्होंने निष्काम कर्मयोग की व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित किया कि सामाजिक व राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करना ही सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य है। 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की और संवैधानिक दायरे में रहते हुए स्वशासन की मांग को पूरे देश में फैलाया। यदि हम तिलक के राजनीतिक जीवन की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें तो तिलक हमें एक जटिल व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, जहां एक ओर जनसामान्य तक पहुंचने के लिए सांस्कृतिक प्रतीकों के उनके उपयोग ने एक मजबूत जन आधार तैयार किया, वहीं दूसरी ही ओर राजनीति में सांस्कृतिक प्रतीकों के समावेश के दीर्घकालीन प्रभावों पर आज भी अकादमिक जगत में बहस जारी है। इसके बावजूद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तरीके को बदलने में उनका योगदान निर्विवाद है। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल ने कहा था कि तिलक का सबसे बड़ा श्रेय यह था कि उन्होंने राजनीति को ड्राइंग रूम के विचार विमर्श से निकालकर आज जनता के बीच ला खड़ा किया। संक्षेप में कहें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक केवल उग्र राष्ट्रवाद के प्रवक्ता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जनाधार दिया और वैचारिक स्पष्टता प्रदान की। धन्यवाद।